तो शुरुआत करेंगे 1 मिनट एक खबर के साथ, यानी पूरी खबर आपको बताएंगे सिर्फ 60 सेकंड में। यूपी के मिर्जापुर और विंध्याचल में पीएम मोदी आज पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में एक पेयजल परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गांव की जल और स्वच्छता समितियों के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना के साथ 2995 गांवों के सभी परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन जिलों की 42 लाख आबादी को फायदा होगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,555 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 2 साल में पूरा किया जाएगा। इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों और जल समितियों का गठन किया गया है, जिनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कोरोना काल के बीच G20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शनिवार को सऊदी अरब में शुरू हो गया। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। शनिवार को सऊदी अरब G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई, जिसमें 19 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और संबंधित शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। दुनिया भर में फैली कोविड महामारी को देखते हुए इस बार G20 का सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का 2 दिनों का सम्मेलन 2 सत्रों में बटा है, जिसमें महामारी पर काबू पाने, आर्थिक सुधार और नौकरियों को बहाल करने, एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कोविड-19 को मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों से अधिक पारदर्शिता लाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया में वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसा एक सामान्य तरीका सामने आया है। इस महीने के अंत तक भारतीय रेल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 मिनट में देखिए ये बदलाव क्या है। भारतीय रेलवे को जल्द ही लेट लतीफी से छुटकारा मिलने वाला है। जी हां, इस महीने के आखिर तक दिल्ली से हावड़ा के बीच बने DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। पहले चरण में ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। ईस्टर्न कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक है, जबकि वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से शुरू होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। DFC पर मालगाड़ियां भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल सकेंगी। इस वर्ष 3 सेक्शन में मालगाड़ियों का चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें यूपी में खुर्जा से भावपुर तक इसकी लंबाई 351 किलोमीटर है। दूसरा बिहार के चिरेला पातो से उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा तक, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। और तीसरा गुजरात के पालनपुर से हरियाणा के रेवाड़ी तक, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में एक बार फिर परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। देखिए 1 मिनट में। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में 70,000 से बनने वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कोविड पर पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना भी की। सबसे बड़ी बात, 130 करोड़ की जनता मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 के साथ सामने एकजुट होकर लड़ती थी। मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को एक नए आयाम दिए और परिणाम लक्षी लड़ाई लड़कर आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इस मौके पर उन्होंने तमिलनाडु की DMK और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पहले अपने परिवार में क्या हुआ है उसका कच्चा चिट्ठा एक बार देख लीजिए, कभी आप भ्रष्टाचार का नाम नहीं लो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो अधिकार अब तक तमिलनाडु सरकार को नहीं दिए जाते थे, वो मोदी सरकार ने देने का काम किया है। वहीं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर भारत में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। भारत में सुरक्षा बल लगातार जैश के आतंकियों की धरपकड़ कर रहे हैं। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब तक सुरक्षा बलों को अहम जानकारियां भी मिली है।
दिल्ली के निजामुद्दीन से गिरफ्तार जैश के दोनों आतंकियों के तार अब देवबंद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार जैश के आतंकी एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसका नाम जिहाद था। इस ग्रुप में देवबंद, दिल्ली और तेलंगाना के लोग शामिल थे और ये दोनों आतंकी कुछ दिनों तक देवबंद में ठहरे भी थे। उधर गुरुवार को नगरोटा में हुए हमले के बाद आतंकियों के पास से मिले डिजिटल मोबाइल रेडियो की जांच की गई, जिसमें पता चला कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर ने भेजा था। डिजिटल मोबाइल रेडियो की बातचीत में पता चला है कि आतंकियों और हैंडलर के ये सारे संदेश रात 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड हुए। नगरोटा हमले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है जिसमें आतंकियों का ट्रक जम्मू के सांबा जिले के सरोर टोल प्लाजा से सुबह 3:42 पर क्रॉस करता नजर आ रहा है। भारत सरकार अब कट्टरवाद की स्थिति पर एक अध्ययन करने जा रही है और इसकी तैयारी भी हो गई है। 1 मिनट में देखिए। देश में बढ़ती कट्टरवाद की घटनाओं पर अब केंद्र सरकार ने कदम उठाने का मन बना लिया है। दरअसल भारत सरकार देश में कट्टरवाद की स्थिति पर एक अध्ययन कराने की तैयारी कर रही है। इसका नेतृत्व क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस के प्रोफेसर GS वाजपेयी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर वाजपेयी ने इस अध्ययन को किए जाने का कारण बताया। इसमें अभी तक पहली चीज़ ये है कि इस विषय पे कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं है, किसी एम्पेरिकल स्टडी जिसको हम कहते हैं उस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, रेडिकलाइजेशन के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। प्रोफेसर वाजपेयी का कहना है कि इस अध्ययन के माध्यम से सरकार ये जानकारी जुटाना चाहती है कि आखिर इसका मुख्य बिंदु क्या है। तो हम लोगों का प्रयास ये है, नंबर 1 ये देखा जाए कि एक्चुअल स्टेट ऑफ रेडिकलाइजेशन क्या है कंट्री में, इन खासतौर से इन अफेक्टेड स्टेट्स में, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन क्या है। हास्य कलाकार भारती सिंह को शनिवार को एनसीबी ने ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ हुई। 60 सेकंड में खबर देखिए। कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आज भारती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर है कि भारती ने ड्रग्स लेने की बात मान ली है। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया से भी एनसीबी इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले पुलिस ने एक ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया था, जिससे मिली जानकारी के बाद पहले एनसीबी की टीम ने सुबह भारती के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में भारती के फ्लैट से 86.5 ग्राम गांजा मिला। बाद में एनसीबी ने भारती को दफ्तर आने का समन भेजा और 3 घंटे पूछताछ के बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ। आपको डिटेन किया गया भर्ती? हालांकि भारती के पति हर्ष की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक एनसीबी की ओर से कोई बात सामने नहीं आई है। Arrested Miss Bharti, जो आपको प्रेस रिलीज ऑलरेडी has been issued regarding Mr. Harsh, the investigation is on. पुलिस के मुताबिक ड्रग पैडलर के मोबाइल से मिली जानकारी के बाद भारती पर ये कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी सोमवार को सांसदों के लिए तैयार किए गए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के बीडी मार्ग पर सांसदों के लिए बने बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन पीएम मोदी सोमवार को करने जा रहे हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप इन फ्लैट्स की बनावट को देख सकते हैं। सोमवार को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुराने बंगलों के स्थान पर बने बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। गंगा, जमुना, सरस्वती के नाम से 3 टावर बनाए गए हैं। तीनों में ही कुल 76 फ्लैट्स हैं और सभी 4 बेडरूम वाले हैं। साथ ही सांसदों का ऑफिस अलग से बनाया गया है। उनके 2 स्टाफ के लिए अलग से स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। फ्लैट्स में 2 बालकनी, 2 हॉल और 4 टॉयलेट हैं। सांसदों के लिए आवास में पूजा घर भी बनाया गया है। 218 करोड़ की लागत से इनको तैयार किया गया है। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक इसके निर्माण में 30 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आवश्यकताओं के अनुसार नए भवन का निर्माण करते हैं और ये 76 आवास भी 27 महीनों में पूरे हुए। और आइए अब जानते हैं देश के साथ साथ दिल्ली का कोरोना अपडेट क्या है। सिर्फ 1 मिनट। देश में कोरोना के मामले 90,50,000 की संख्या को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 46,232 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 564 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इस 24 घंटों में 49,715 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में अब तक कोरोना के कुल 90,50,597 मामले आ चुके हैं।
जिनमें 4,39,747 एक्टिव मामले हैं, जबकि कोरोना से अब तक 1,32,726 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के प्रति रिकवरी रेट 93.67% है, जबकि मृत्यु दर 1.47% है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ शनिवार को कोरोना संक्रमण के 5,879 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 111 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि देश भर में कोरोना की टेस्टिंग 13 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। राज्यसभा की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने शनिवार को कोविड महामारी की रिपोर्ट सौंप दी। देखिए 60 सेकंड। शनिवार को स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसके प्रबंधन की रिपोर्ट सौंप दी। संसदीय समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने वर्चुअल तरीके से राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी थी। साथ ही इस महामारी के इलाज के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का अभाव भी था। दिशा निर्देशों के न होने से निजी अस्पतालों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर पैसे लिए। समिति ने जोर दिया कि अगर कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के लिए कोई फिक्स रेट तय किए होते तो कई मौतों को टाला जा सकता था। भारतीय गणतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा की किसी समिति ने कोई रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपी है। वहीं शनिवार को जयपुर में एक छात्र ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। अब देखिए 1 मिनट में। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विधि महाविद्यालय में इन दिनों छात्र फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को अपनी मांग को लेकर एक छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर चढ़े छात्र को 2.5 घंटे की कोशिश के बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। दरअसल 15 दिसंबर से यूनिवर्सिटी में पहली और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करवाने की मांग काफी समय से हो रही थी। इसके लिए छात्र पिछले 15 दिनों से यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे थे, मगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इससे हताश होकर शनिवार को एक छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद 5 छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से भी मुलाकात की, जहां कुलपति ने परीक्षा से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष परीक्षा का आयोजन करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पानी की टंकी पर चढ़ा छात्र नीचे उतर गया। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की एक और रैली रविवार को होने जा रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष एक और रैली करने की तैयारी कर रहा है। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल ये रैली कोविड महामारी के दौरान हो रही है और इसे रोकने के लिए इमरान खान ने विपक्ष को कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दे दी। इमरान खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोगों की सुरक्षा के साथ लापरवाह राजनीति खेल रहे हैं। वहीं पीडीएम सदस्य जो पहले सख्त तालाबंदी चाहते थे और मेरी आलोचना करते थे, अब लोगों की सुरक्षा के साथ लापरवाह राजनीति कर रहे हैं। वे अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और एक जलसा आयोजित कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस के मामले नाटकीय ढंग से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्ष की एकजुटता इन दिनों इमरान खान के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि विपक्ष की रैलियों को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि रविवार को होने वाली इस रैली को रोकने के लिए इमरान खान ने सारी ताकत लगा दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.